अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें एक्स रेज़ की प्रोडक्शन के बारे में मज़ीद बात करना है। इससे पहली वीडियो में हमने इनर शेल ट्रांजिशंस का कॉन्सेप्ट लिया कि किस तरह से हैवी एलिमेंट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल ट्रांजिशन करते हैं तो स्मॉल वेवलेंथ की हाई एनर्जी रेडिएशंस वहाँ से निकलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वेवलेंथ स्मॉल होता है और उन्हें एक्स रेज़ का नाम दिया जाता है। इनको डॉक्टर रोंजन ने, जो जर्मन फिजिसिस्ट थे, 1895 को डिस्कवर किया था। तो ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की। तो यहाँ हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे जिसके मुताबिक एक्स रेज़ किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है जो आपको ब्लू कलर में ये दिखाई हुई है। तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो अपरेटस मौजूद है उसमें एक कैथोड है। इस कैथोड मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स ने एमिट होना है और ऑन हीटिंग ये काम होगा। तो ये फिलामेंट है, फिलामेंट। तो फिलामेंट को हम लो वोल्टेज देकर हीट अप करेंगे। ये हीट अप होगा, कैथोड मटेरियल हीट अप होगा और हीट अप होकर कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। ये डॉट्स में इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं जो टारगेट की तरफ राइट साइड पे जा रहे हैं। अब जो इस साइड पे आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक कलर में, तो वो हैवी एलिमेंट है, टंगस्टन है, कैडमियम है, जो जिसमें से हमने जिसको टारगेट मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना है, जिस की वजह से जिस पर इलेक्ट्रॉन्स इम्पेक्ट होंगे, आके इंसिडेंट होंगे और इस वजह से यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन्स में इनर्शियल ट्रांजिशंस होंगी और एक्स रेस निकलेंगी। तो ये टंगस्टन डिस्क है जो एक्स रेज़ के सोर्स के तौर पर समझ लें काम करेगी। तो ये एक्स रेज़ हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ इसको ये एंगल पर बनाने का मकसद भी यही होता है कि ताकि जो एक्स रेज़ प्रोड्यूस होती हैं उनको एक डायरेक्शन मिल जाए, एक डायरेक्शन में जाएंगी। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट ही रखा जाएगा तो यकीनन हर तरफ वो निकलेंगी। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए कि एक्स रेज़ जो प्रोड्यूस हूँ वो एक ही डायरेक्शन में हूँ, हमने इसको एंगल पर रखा हुआ है। और चूँकि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बम्बार्ड होंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बम्बार्डमेंट होगी, एक्स रेज़ प्रोड्यूस होंगी, तो ये मटेरियल हीट अप हो जाएगा। तो ये मटेरियल जिसको हमने एनोड कहा है, एनोड क्यों कहा है ये एक मिनट बाद बात करते हैं। तो पहले इस पर जो बात कर रहे हैं हम कि ये हीट अप हो जाएगा और इस हीटेड एनोड को कूल डाउन रखने के लिए हमने यहाँ पर कूलिंग कॉइल्स इस्तेमाल करनी है, जो यहाँ आपको स्केच दिखाया है इनका। तो ये कूलिंग कॉइल्स में हम कोल्ड वाटर हम सर्कुलेट करवाते रहते हैं ताकि एनोड को ज़्यादा हीट अप होने से बचाया जा सके। तो इसी तरह से अब बात करते हैं कि इसको एनोड क्यों कहा। इसको एनोड इसलिए कहा कि हमने इसका कनेक्शन हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इधर ये कैथोड मटेरियल है, इधर ये एनोड मटेरियल है। तो इसको हम यहाँ पर पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसे हम एनोड कहते हैं। और क्यों इसको पॉजिटिव एंड हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इसलिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए हैं उनको एक्सेलरेट किया जा सके, उनको हाई एनर्जी दी जा सके। तो याद रहे कि यहाँ ये जो छोटा पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल सिर्फ अप्लाई हुआ है इस फिलामेंट को हीट अप करने के लिए ताकि वो कैथोड को हीट करे और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सके। जो हाई पोटेंशियल ये अप्लाई किया है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा, हाई एनर्जी देगा ताकि वो हाई एनर्जी से जाके इस टंगस्टन फिलामेंट पर बम्बार्ड हो सकें और वहाँ से एक्स रेज फिर प्रोड्यूस हो सकें।
उन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन्स को, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकाले और उन इस वजह से इनर शेल ट्रांजिशंस हों और इनर शेल ट्रांजिशंस के नतीजे में फिर एक्स रेस प्रोड्यूस होंगी। और जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये एक्सटर्नल इफ़ेक्ट से इस सारे ऑपरेटर्स को बचाने के लिए हमने इस सारे ऑपरेटर्स को इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट हो के इस तरफ बम्बार्ड हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है उस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। तो अब जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आके इम्पैक्ट ले रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं इसके साथ, यहाँ टारगेट मटेरियल के साथ, तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो उसके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसा कि के या एल शेल के, उनको नॉकआउट कर देते हैं और इस तरह से उस इनर शेल के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक होल क्रिएट हो जाता है और उस होल को फिल अप करने के लिए हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन होल्स को, वैकेंसीज को जो इनर शेल में क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ने उन इलेक्ट्रॉन्स को जो इनर शेल में मौजूद हैं उनको स्कैटर कर दिया है, उनको नॉकआउट कर दिया है। तो उन वैकेंसीज को कवर करने के लिए आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, उनको कवर करने के लिए, उनको फिल करने के लिए। और इस तरह से जब वो हायर एनर्जी से जंप करके लोअर एनर्जी में आते हैं तो फोटॉन एमिट करते हैं और वो जो फोटॉन एमिट होते हैं उनकी एनर्जी एक्स रेज के रीजन में होती है और एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हम वहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। जो निकलने वाला फोटॉन है, जिस शेल से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और जिस शेल में वो जाके ऑक्यूपाई हुआ, होल को फिल किया, वो उन दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एक्स रेज का फोटॉन एमिट करेगा। तो यहाँ हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पर दो किस्म की एक्स रेज की बात की है कि अगर टारगेट मटेरियल के शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है और उसको फिलअप करने के लिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, तो जो एनर्जी एमिट होगी, जो फोटॉन एमिट होगा, जो एक्स रेज वहाँ से निकलेंगी, उस वक्त उन एक्स रेज को हम के अल्फ़ा एक्स रेज बोलेंगे और उन के अल्फ़ा एक्स रेज की एनर्जी होगी एच एफ के अल्फ़ा विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ एल एंड के शेल। सिमिलरली अगर उस के शेल की के शेल में मौजूद होल को फिल करने के लिए एल से नहीं बल्कि एम शेल से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, एम शेल से इलेक्ट्रॉन उस के शेल के होल को फिल करने के लिए आया है, तो इस एक्स रे को हम के बीटा एक्स रेस बोल देंगे और ये एच एफ के बीटा एनर्जी की होगी और ये एनर्जी बराबर होगी एम शेल और के शेल की एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर। तो इस तरह से जब टारगेट के मुख्तलिफ शेल्स से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे शेल की एनर्जी के होल को फिलअप करेंगे और एनर्जी एमिट करेंगे, तो ये कुछ मखसूस वैल्यूज़ होंगी एनर्जी की जो एमिट होंगी और इन मखसूस वैल्यूज़ को एक्स रेज की, इन मखसूस वैल्यूज़ को जो एक्स रेज के स्पेक्ट्रम में अपीयर होती हैं, हम एक कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज बोलते हैं। याद रहे कि अभी हमने आधी बात की है कि यहाँ से ये जो एक्स रेज निकलती हैं, इनमें इसको जब हम एनालाइज करते हैं, हमारा डिटेक्टर इनको एनालाइज करता है, हम उसके मुताबिक उन रेडिएशंस को की इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें चंद मखसूस पीक्स होती हैं, जो यानी कुछ रेडिएशंस हैं जो जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो इंटेंसिटीज़ बेसिकली वो जो पीक्स होती वो इन कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की होती हैं।
तो यहाँ अब मैं डिफ़ाइन करूँगा कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को आपके सामने। कि the photons emitted in inner shell transitions are called characteristic X-rays because their energies depend upon the type of target material। यानी यहाँ हमने देखा कि एक तो मुख्तलिफ शेल्स में एक एलिमेंट के हवाले से बात करेंगे तो इनको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहने का मकसद है कि एल शेल से आने वाली डिफरेंट वेवलेंथ है, एम शेल से के शेल में आने वाली आने की वजह से जो एक्स रेज निकली वो अपनी फ्रीक्वेंसी अपने वेवलेंथ के साथ है। इसी तरह से एन शेल से अगर जंप किया है किसी इलेक्ट्रॉन ने के शेल में तो वो जो एक्स रेज होगी उसका अपना कैरेक्टर होगा। और इसके अलावा अगर एक एलिमेंट एक दफ़ा टारगेट मटेरियल एक एक्सपेरिमेंट में हमारा टंगस्टन है, दूसरे में कैडमियम है, तो इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के भी अपना अपना एटॉमिक नंबर है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स हैं। तो उनमें से जो एक्स रेज निकलेंगी वो भी उनकी मखसूस एनर्जीज़ की एक्स रेज होंगी। हमें पता चल जाता है कि टंगस्टन में से जो एक्स रेज निकलती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस किस वेवलेंथ की निकलती है, और जो कैडमियम की है वो कौन कौन सी निकलती है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स में से निकलने वाली एक्स रेज को भी पहचान लेते हैं और उन एक्स रेज की वजह से उन एलिमेंट्स की पहचान भी हो जाती है, इसलिए इनको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज अपीयर एज डिस्क्रीट लाइंस इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एज शोन। तो स्पेक्ट्रम जिसकी बात थोड़ी देर पहले से हम करते आ रहे हैं, तो वो स्पेक्ट्रम इस तरह से हम बनाते हैं कि डिटेक्टर ने जिस तरह से रेडिएशंस को डिटेक्ट किया होता है, हम एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ को रखते हैं और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी को रखते हैं। इंटेंसिटी से मुराद है कि कितनी क्वांटिटी में वो रेडिएशन किसी खास वेवलेंथ की निकली है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें दो पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये एक पीक है, ये एक पीक है, और ये पीक्स हैं। ये पीक्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि इस खास वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में निकली हैं और इसकी सबसे ज़्यादा मिकदार में निकली हैं। मिकदार में निकलने को हम इंटेंसिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ़ वेव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा निकली हैं। तो इंटेंसिटी इन दोनों पीक्स की हाई है। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को शो कर रही हैं। तो बाकी जो स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, ये हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, ये एक्स रेज के कंटिन्यूस एक्स रेज वाले पार्ट का हिस्सा है जो अभी हमने डिस्कस करना है कि एक्स रेज का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है, इस बारे में अब हम बात करेंगे। एक एस्पेक्ट तो हमने डिस्कस किया अभी तक, और वो एस्पेक्ट था कि आने वाली इलेक्ट्रॉन्स जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिट्स से लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में जंप होता है जिससे एक्स रेज निकलती हैं। ये तो हमने डिस्कस की, लेकिन एक चीज़ अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, और वो ये है कि ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ बम्बार्ड होते हैं, टारगेट होते हैं, तो टारगेट होते हैं आगे एलिमेंट्स हैं, हाई हैवी एलिमेंट है जिनके न्यूक्लियाई स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं। तो वो जो हैवी एलिमेंट टारगेट मटेरियल के न्यूक्लियाई की इंटरेक्शन होती है इन बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, उस वजह से ये जो आने वाले हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैं ये डिसेलरेट होते हैं, ये फ़ौरन डिसेलरेट होते हैं, इनकी वेलोसिटी में कमी आती है। तो हमें ये भी पता है कि डिसेलरेटिंग चार्जेस भी रेडिएशन एमिट करते हैं। तो यहाँ चूँकि आने वाले इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक होते हैं और उनमें डिसेलरेशन जो होता है वो हाई काज होता है, क्योंकि टारगेट मटेरियल के न्यूक्लियाई का फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हैवी एलिमेंट्स हैं ये, तो इनके प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, लिहाजा स्ट्रॉन्ग
पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन यहाँ होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिसकी वजह से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो हाई एनर्जी की होती हैं और एक्स रेज के रीजन में फॉल करती हैं, लेकिन होती वो कंटिन्यूस हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की होती हैं, एक ख़ास रेंज ऑफ वेवलेंथ्स उसमें आता है। तो उसी की बात अब हम करने जा रहे हैं कि जब हमने ग्राफ बनाया इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, तो जो पीक्स आई वो तो थी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की, लेकिन जो बाकी हिस्सा है वो उन डिसेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकलने वाली एक्स रेज की होती है। और इनका चूंकि खास रेंज ऑफ वेवलेंथ होता है, लिहाजा उन्हें हम कह देते हैं कंटिन्यूस एक्स रेज। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू एन इफेक्ट नोन एज ब्रेमस्ट्रॉल-लंग और ब्रेकिंग रेडिएशन। इसमें जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सडनली डिसेलरेट होते हैं, सडनली ब्रेक लगता है उन्हें, सडनली उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, कम होती है। तो इस जो हाई डिसेलरेशन का इफ़ेक्ट है, इसको हम ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रेमस्ट्रॉल-लंग कहते हैं। तो ये जो एक्स रेज होती हैं यहाँ से एमिट होती हैं, ये तमाम डायरेक्शंस में होती हैं। दीज आर एक्स रेज एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस विद कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड आर कॉल्ड कंटिन्यूस एक्स रेज। और ये क्यों हुआ है इसके बारे में हमने बात की। डिसेलरेशन ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द टारगेट की वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। तो रेट ऑफ डिसेलरेशन यहाँ पर जिस तरह पहले भी बात हुई बहुत हाई होता है। तो रेट ऑफ डिसेलरेशन यहाँ पर हाई होने की वजह से जो एमिटेड रेडिएशंस हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, और जो ब्रेमस्ट्रॉल-लंग है यहाँ पर वो एक्स रेज रीजन में होता है। और अगर इसमें से भी अगर हम स्पेशल केस की बात करें कि अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन ने पहली ही कोलिजन में तमाम काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर दी, तो जो एक्स रेज निकलेगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्स रेज होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी, उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्ट होगा। उसकी वजह ये होगी कि उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सडन ज़ीरो हुई और वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी एक्स रेज में, और वो हाई एनर्जी एक्स रेज वहाँ से प्रोड्यूस होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा ही होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली ही कोलिजन पर सारी एनर्जी लूज़ नहीं करते, कोई दूसरी पर करता है, कोई तीसरी पर करता है। इस तरह से एक रैंडम सा प्रोसेस वहाँ पर होता है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी लग सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में आने से पहले। तो वो अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुई तो वो हर कोलिजन पर कुछ ज़ाहिर एनर्जी एमिट करेगा। तो इस तरह से जो एक्स रेज निकलेंगी वो लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी और काफ़ी सारी होंगी। और इसीलिए हमने कहा कि ये जो एक्स रेज का ये वाला पार्ट होता है ड्यू टू डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हमने ब्रेमस्ट्रॉल-लंग कहा, जिसको हमने ब्रेकिंग रेडिएशन कहा, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। और इसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होते हैं एक्स रेज के, एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स होता सारे का सारा एक्स रेज के रीजन में है, लेकिन होती कंटिन्यूस वेव्स हैं जो यहाँ इस ग्राफ में भी हमें शो होती हैं। तो यहाँ इसे हम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को। थैंक यू।